हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाय अनुज सर चैनल पे एक बार फिर जहाँ से मैंने कल टॉपिक छोड़ा था आज उसके आगे चर्चा करते हैं। तो कल मैंने आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बताया था कि भारत कैबिनेट मिशन क्यों आता है और कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में गठन किया जाता है। तो मैंने बताया था कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टियां दो सत्ताधारी हैं। तो चुनाव जब होते हैं तो इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार होती है और लेबर पार्टी की जीत होती है। यहाँ विंस्टन चर्चिल ये सोच रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध हमने जीता है तो जनता मुझे सपोर्ट करेगी और मैं पुनः प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उनके अनुरूप ऐसा नहीं हो सका और लेबर पार्टी के व्यक्ति क्लीमेटेडली यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके द्वारा भारतीय मसले को सुलझाने के लिए एक कैबिनेट मिशन का गठन किया जाएगा और एमरी के स्थान पर यहाँ पर पैंथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाकर भारत भेजा जाएगा। कहेंगे इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कल बताया था कि यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत आता है और 16 मई 1946 को अपनी घोषणा प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर कहा गया कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसके साथ भारत को संघ बनाया जाएगा। संघ में वही बात बोली गई कि प्रांत होंगे और चीफ कमिश्नर क्षेत्र होंगे और देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। यहाँ लीग के द्वारा जो मांग की गई थी कश्मीर आपके पाकिस्तान पृथक की, उसकी मांग को ठुकरा दिया जाता है और यहाँ पर 3 आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। सांप्रदायिक आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, एक साधारण या कहेंगे सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख बाहुल क्षेत्र बांटा जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भारतीयों से यह भी कहा जाता है कि वो राष्ट्रमंडल खेल की सदस्यता लेना चाहे तो ले सकता है, अन्यथा त्याग दे। इसके बाद एक बात और जोड़ी जाती है कि वह आपका स्वतंत्रता के बाद किसी भी देशी रियासतें जो थी स्वतंत्रता के बाद किसी भी क्षेत्र में शामिल हो सकती है। और इसके द्वारा क्या होता है, कहा जाता है इसके द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रारूप शुरू होता है और इसके लिए कहेंगे जुलाई में चुनाव होते हैं। याद रखना, जुलाई में अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, ये प्रणाली थी एकल संक्रमणी मत पद्धति को अपनाया गया। याद रखना, जुलाई में चुनाव होते हैं और चुनाव जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है और एकल संक्रमणी मत पद्धति को अपनाया जाता है। इस पद्धति में चुनाव जब हुए तो कहा जाता है कि जुलाई में चुनाव होने के बाद यहाँ पर सदस्य निकल के आते हैं 389। ये सारा डाटा आपको याद रखना है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निकल कर आती है और ये 389 सदस्यों में ये 389 सदस्य जो निकल कर आते हैं, इसमें से जैसा कि कहा गया था कि किस क्षेत्र से आएंगे तो 11 प्रांत हैं, उनसे आपके 292 सदस्य आ रहे हैं, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आ रहे हैं और 93 देशी रियासतों से शामिल हुए। बेटा नोट करते जाएंगे दोस्तों, देशी रियासत से कितने शामिल हुए जाके 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य निकल के आ रहे हैं। कमिश्नर क्षेत्र से 4 आ रहे हैं और ब्रिटिश प्रांत से यहाँ पर सदस्यों की संख्या 292। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर जो सदस्य संख्या है 389। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 389। तो ये क्वेश्चन बनता कि आखिरकार यहाँ सदस्य संख्या 389 ही क्यों निकली। ये संख्या 400 भी हो सकती थी, ये संख्या 350 भी हो सकती थी, तो ये 389 क्यों निकली। तो इसका तर्क ये है कि इस समय जब ये चुनाव हुए जुलाई 1946 में, तो यहाँ भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों, 40 करोड़ थी और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक कैंडिडेट निर्वाचित होकर आया था। इसलिए सदस्य संख्या कितनी निकल के आती है, इसलिए सदस्य संख्या 389 निकली। तो ये 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र होते हैं और 93 देशी रियासत से निकल रहे हैं। तो ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन है। पहला दिल्ली है, दूसरा अजमेर मराठवाड़ा है अजमेर, तीसरा आपका कुर्ग है जो कर्नाटक में पड़ता है और एक आपका क्षेत्र निकल के आया बलूचिस्तान। आप नोट करते जाएंगे दोस्तों। तो 4 यहाँ पे चीफ कमिश्नर क्षेत्र है, दिल्ली, अजमेर, मराठवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग को वर्तमान कहाँ है, कर्नाटक, और अजमेर राजस्थान और दिल्ली, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 93 देशी रियासतें निकल के आती हैं।
अब आगे बात कर दे। ये 389 सदस्यों में आपको याद रखना है कि 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों से हैं और 93 देशी रियासतें हैं, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र है। अब यहाँ पे बात करें आगे कि यहाँ पर पहली बार जुलाई 1946 में कहेंगे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद कांग्रेस के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है कब? जुलाई 1946 में कांग्रेस के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 8 है। कब है? जुलाई 1946 में विशेषज्ञ समिति आ रही है जिसकी संख्या कितनी है? 8। इनके नाम याद रखना है। इसमें पहले व्यक्ति विशेषज्ञ समिति में कौन नियुक्त किए गए? विशेषज्ञ समिति में जो समिति है इसमें सदस्य हैं पहले जवाहरलाल नेहरू। दूसरे इसके सदस्य हैं के एम मुंशी। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कौन निकल के आ रहे हैं? के एम मुंशी। तीसरे यहां पर आ रहे हैं एन गोपाला स्वामी आयंगर। चौथे यहां निकल के आते हैं केटी सेठ। पांचवा निकल के आते हैं आसफ अली। छठवें निकल के आते हैं डी आर गाडगिल। सातवें सदस्य निकलते हैं के संथानम और आठवें सदस्य हैं हुमायूं कबीर। तो ये विशेषज्ञ समिति जो कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही है इसमें कितने सदस्य आते हैं? 8 सदस्य हैं। तो अब एक नाम बोला हुमायूं कबीर, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे हुमायूं कबीर। तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी पहुंच रही है? ऐसे सदस्यों की संख्या 8 पहुंच रही है। तो देखो दोबारा से हमने क्या बोला कि कांग्रेस के द्वारा जब चुनाव होते हैं उसके बाद मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है। ये विशेषज्ञ समिति जो मसौदा तैयार कर रही है इसमें कितने सदस्य हैं? तो कहेंगे 8। जो मसौदा संविधान का मसौदा जो तैयार किया गया, ठीक है, उसमें कौन आना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, केटी सेठ, आसफ अली, डी आर गाडगिल, के संथानम और हुमायूं कबीर। ये 8 सदस्यों से मिलकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जिसकी पहली बैठक, ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, जिसकी पहली बैठक यहाँ जुलाई 1946 में दिल्ली में होती है और दूसरी बैठक अगस्त 1946 में बॉम्बे में होती है। ये सारे पॉइंट याद रखना है कि मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी जो गठित की गई थी वो किसके द्वारा की गई? कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी गठित की जाती है उसकी 2 बैठकें हुई। पहली बैठक दिल्ली में हो रही जुलाई में और दूसरी अगस्त में होती है बॉम्बे में। और कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर। यहां से बात करें आगे, जब 8 सदस्यों का गठन हो गया इसके द्वारा मसौदा तैयार किया जाएगा तो यहां कहा जाता है टिप्पणी की जाती है। यहां पे एक ग्रेनेविल ऑस्टिन, याद रखना, ग्रेनेविल ऑस्टिन के द्वारा इस समिति के लिए टिप्पणी की जाती है। आपको इस टिप्पणी को याद रखना है कि इन्होंने कहा था कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्या आरोप लगाया था या कहेंगे क्या आलोचना की गई? कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, कि इसके सारे सदस्य कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस ही इसका नेतृत्व कर रहा है। इसलिए इन्होंने ग्रेनेविल ऑस्टिन ने इस मसौदा समिति को क्या बोला? कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान कांग्रेस ही भारत है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। क्या बोला? कांग्रेस ही संविधान सभा है और कांग्रेस ही भारत है। ये बात बोली जाती है ग्रेनेविल ऑस्टिन के द्वारा, टिप्पणी के रूप में आपको याद रखना है। अब जब 389 सदस्य आ गए तो कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई और फ्रांस के तर्ज के अनुसार, फ्रांस में जो तरीका था उसके तर्ज पर यहाँ पर सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और बनाए जा रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए।
ये आपको याद रखना है। किसके तर्ज पर, कहां से तरीका लिया गया, तो ये तरीका लिया जाता है फ्रांस से। फ्रांस के तर्ज पर यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इसका मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया। जब मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, विरोध किया गया तो कहा जाता है 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। दोनों पॉइंट आपको याद रखेंगे, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं, स्थायी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों यहां तक बात क्लियर हुई। टीटी 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा का आज पहला अध्यक्ष कौन था, तो बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कुछ ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थायी और अस्थायी नहीं लगाया गया। यहाँ पे बोला गया कि पहला कौन बना था, तो 9 दिसंबर 1946 की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। तो दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता कि पहला कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछ दे कि स्थायी अध्यक्ष कौन है, तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें आप नोट करते जाएंगे। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कब लाया जा रहा है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य लाया गया और इसे आपके संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। ये 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। आपको डेटे याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। जहां कांग्रेस ऐसा सोच रही थी इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसे 1 महीने के अंदर ही अंदर इसको पारित कर दिया गया। अब इसके आगे संविधान प्रक्रिया के लिए कई सारी समितियों का गठन किया जाएगा और कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसमें आपके कुल सदस्य 211 भाग ले रहे हैं। कितने सदस्य भाग लेते हैं, 211। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सदस्यों की संख्या 389 है, तो यहाँ 211 कैंडिडेट ही क्यों भाग ले रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कतई आप इस बात को अपने दिमाग में नहीं डालेंगे कि जितनी भी आपकी 93 देसी रियासतें और मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो देसी रियासतों का यहाँ रुख साफ नहीं हुआ था, इसलिए सदस्य संख्या 389 में कितनी निकल के आई थी, 211। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 9। आपको याद रखना है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 है और पहली मुस्लिम महिला यहाँ पर बनती बेगम अयाज रसूल। याद रखना बेगम अयाज रसूल जो है पहली मुस्लिम आपकी महिला थी संविधान सभा सदस्य के रूप में। ये क्वेश्चन याद रखना है कि संविधान सभा के निर्माण के समय स्टार्टिंग में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 9। उसमें पहली महिला मुस्लिम सदस्य कौन थी, तो बेगम अयाज रसूल। और जब यहाँ पर कहा जाता है 9 दिसंबर 1946 को बैठक संपन्न होती है तो मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। अब देखो मुस्लिम लीग जब इसमें बहिष्कार करेगी, 389 सदस्य थे और मुस्लिम लीग की सीटें कितनी थी, 300 केवल 73। तो यहाँ कहेंगे जब मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही थी सदस्यों की संख्या कितनी निकलनी चाहिए थी, 316। तो ये संख्या 211 या 207 कैसे निकलती है, कुछ बुकों में 207 दिया है, लेकिन आप अच्छी बुकें पढ़ेंगे तो 211। अर्थात भारत सरकार के जो गैजेट देखेंगे उसमें 207 से ही संख्या निकलती है। ठीक है, तो संख्या 316 निकल रही है, कैंडिडेट 211 ही क्यों आए? तो आप कहेंगे ये कतई नहीं कहा जा सकता था कि सारी देसी रियासत आपकी संविधान सभा का सहयोग कर रही थी या इसमें भाग ले रहे, क्योंकि देसी रियासतें अपना भविष्य तय नहीं कर पा रही थी कि हमें किस खेमे में जाना चाहिए, किस डोमिनियन स्टेट में शामिल होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपकी पहली बैठक संपन्न होती है और यहीं पर जो मुस्लिम लीग द्वारा यहाँ पर इसका बहिष्कार किया गया तो कहा जाता है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का यहाँ कोटेशन आता है कि ये संविधान सभा ये एक ऐसा स्वयंवर है जिसकी दुल्हन ही गायब है। आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ये कोटेशन किसने दिया है,
कि जब मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है कि ये ऐसा स्वयंवर है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये दिया गया आपके विंस्टन चर्चिल के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब इसके लिए कई सारी समितियों का गठन किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें 8 बड़ी समितियां आती हैं और 13 छोटी समितियां आती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितनी बड़ी समितियां हैं, 8 और 13 कैसी हैं, छोटी समितियां हैं। तो सारी समितियों को हम देख रहे हैं। पहली समिति आती है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। ये सब पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। संघ संविधान समिति। इसके बाद आती है आपकी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, शक्ति समिति। इसी के बाद कौन आ रही है, इसके बाद कहेंगे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति। 8 है प्रांतीय संविधान समिति। इसके बाद आती है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसी के बाद आती है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ये दोस्तों सारी समितियों के नाम नोट कर लेंगे। प्रारूप समिति आती है। इसके बाद आपकी आती है संचालन समिति। इसके बाद कौन आएगी, संचालन समिति, संचालन समिति। एक संचालन समिति, एक समिति आएगी राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, लिए समिति। और एक आएगी नियम प्रक्रिया समिति। एक कौन सी समिति आएगी, नियम प्रक्रिया समिति या प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, नियम समिति। तो 8 समितियों का गठन किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 समितियों का गठन किया गया। तो आपको सारी समितियों के नाम याद रखना है कि कौन किसका संचालन करता है। तो यहाँ कहेंगे प्रक्रिया नियम समिति जो बनाई जाती है, इसके सदस्य आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे पॉइंट राइट डाउन कर लेंगे। प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जा रहे हैं। इसके बाद राज्यों के लिए यहाँ पंडित नेहरू बनाए जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद संचालन समिति, संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, जहां पे संघ जुड़ा हो समझ लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और बनाए गए जवाहरलाल नेहरू बनाए जा रहे हैं, ठीक है। प्रांतीय संविधान के इसके बनाए जाते हैं आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल। और यहाँ मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो बनाए जा रहे हैं, इसके बनाए जाते हैं जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। दोस्तों आपको याद रखना मौलिक अधिकार इसके भी और इसके भी सरदार पटेल है, सरदार पटेल बनाए जा रहे हैं। और जो उप समिति बनाई जाती है, उप समिति मौलिक अधिकार उप समिति बनाई जाती है, इसके जेबी कृपलानी बनाए जा रहे हैं। तो 8 समितियां आपकी बड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये उप समिति का निर्माण किया गया। तो ये सारी पॉइंट हमें याद रखना है कि कौन समितियों के कौन अध्यक्ष बनाएंगे। तो जहां संघ संविधान लग जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू है, प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति इसके सरदार पटेल बनाए जाते हैं। उप समिति के जेबी कृपलानी बनाए जा रहे हैं। राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर दोस्त आप नहीं नोट कर पाए तो इसको दोबारा से बैक करके आप देखेंगे और इसे अच्छे से याद कर लेंगे। तो कितनी समितियां हैं, 8 समितियां बड़ी बनाई जाती हैं और 13 छोटी समितियों का निर्माण किया जाता है। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहां से जो समितियां निकल कर आ रही है उसका काम था कि जो BN राव के द्वारा जो मसौदा लाया गया है उस मसौदे पर चर्चा करनी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक समिति है जिसका नाम है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। दोस्तों इस समिति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रारूप समिति, इस समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति,
पांडुलिखन समिति। और इसी समिति को एक नाम और दिया जाता है, इसी समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। दोस्तों हमें याद रखना है, इसी समिति को क्या नाम दिया गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये क्वेश्चन आपके सीजीएल वगैरह में पूछा जा चुका है कि पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि प्रारूप समिति तो हमने पढ़ा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब समझ में आ रहा है। तो पांडुलिखन समिति क्या, तो पांडुलिखन समिति का मतलब प्रारूप समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या 7 है। इसमें सदस्य कौन आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो कहेंगे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 है। इसके जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर बनाया जा रहा है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए उसके डॉक्टर अंबेडकर बनाए गए। इसके बाद देखें इसमें कौन कौन से सदस्य आ रहे हैं। इसमें एक सदस्य एन गोपाला स्वामी, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। एन गोपाला स्वामी आएंगर। तीसरे बनाए गए अल्लादी कृष्णा स्वामी अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद चौथे बनाए जाते हैं के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। पांचवें यहाँ आते हैं एम सादुल्ला। और छठवें यहाँ पे सदस्य निकल के आ रहे हैं आपके, इनका नाम था टीटी कृष्णा मचारी। और सातवें सदस्य निकल रहे हैं एन माधव राव। दोस्तों आपको याद रखना है कि टीटी कृष्णामाचारी किसके स्थान पर आते हैं, तो ये डीपी खेतान के स्थान पर आ रहे हैं। 1948 में डीपी खेतान का स्थान लेंगे आपके टीटी कृष्णामाचारी। और बीएल मित्र के स्थान पर कौन आएंगे, तो एन माधवराव। तो ये संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप समिति का गठन किया जा रहा है, इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 है। 7 में पहले सदस्य इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बनाए जाते हैं। एन गोपाला स्वामी अय्यर इसके सदस्य हैं। अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य हैं। के एम मुंशी, एम सादुल्ला, टीटी कृष्णामाचारी, एन माधव राव, ये इसके सदस्य बनाए गए। अब बात कर लेते हैं कि ये कमेटी जो आई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी लाई गई, इसमें सदस्यों की संख्या 7 है। और बी आर अम्बेडकर के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर दिया करिए। जो नहीं आ रहे हैं उनसे आप हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर, ये सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं कि प्रारूप समिति में अम्बेडकर की बात करें तो कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव हुए तो अम्बेडकर आपके चुनाव कहां से लड़ते हैं, कहेंगे अम्बेडकर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जाते हार जाते हैं। फिर मुस्लिम लीग की मदद से, आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की मदद से ये बांग्लादेश या कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है जयसुर कुलना। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं, दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो जयसुर कुलना से चुनाव लड़ते हैं और बी आर अम्बेडकर चुनाव जीत जाते हैं, जिसको पहले बंगाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तो ये क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और बी आर अम्बेडकर की सीट एक बार फिर खाली हो गई। जब बी आर अम्बेडकर की सीट खाली हो गई तो कहा जाता है कि जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था, वो मसौदा तैयार किया था बी एन राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। और बी एन राव के कहने पर आपके अम्बेडकर को बॉम्बे से लाया जाता है। बॉम्बे से, आपको याद रखना कहां से आए, बॉम्बे से आए। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बीजे खेर, आपको याद रखना है। बीजे खेर से को पत्र लिखा जाता है और पत्र लिखने के बाद एम जयकर का पद खाली करा के, सीट खाली कराकर ये एम जयकर के अपने पद से इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद भी आपके डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से निर्वाचित होकर आ रहे हैं।
तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित होकर कहां से आए थे, तो अब बॉम्बे और पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है, तो आप किसको टिक करके आएंगे? बॉम्बे को ही टिक करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है जयपुर खुलना क्षेत्र है, ये पूर्वी बंगाल क्या कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, यहां से एक बार उनकी सीट पुनः रिक्त हो जाती है, तो बॉम्बे से निर्वाचित होकर आते हैं। अब बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई है, ये कमेटी क्या करती है, आपको याद रखना है कि आपके बी आर अम्बेडकर 30 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बनेंगे। याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब आ रही है? 29 अगस्त 1947 को। और बी आर अम्बेडकर कब बन रहे हैं? तो कहेंगे 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा के या प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं कि पांडुलेखन या प्रारूप समिति द्वारा यहां पर कहेंगे फरवरी 1948 में एक मसौदा या प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा संविधान सभा के सामने। प्रारूप प्रस्तुत किया गया और प्रारूप के लिए 8 मंथ का समय दिया गया अपनी आलोचना प्रक्रिया दर्ज करने के लिए 8 महीना, और इसको कहेंगे अक्टूबर 1948 में पुनः प्रस्तुत किया गया। जो मसौदा बनाया गया था, जो प्रारूप समिति द्वारा छानने के बाद लाया गया, उसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया और इस संविधान सभा में कहेंगे अक्टूबर 1948 8 महीने का समय दिया गया कि जिसकी जो प्रक्रिया है वो उसके सामने लाए। तो यहाँ पर अक्टूबर 1948 में इसकी प्रक्रिया होती है और कहेंगे 4 नवंबर 1948, ये सारी डेटें आपको याद रखनी है। 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान सभा के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के सामने संविधान को पढ़ा गया। संविधान को पढ़ा गया, तो कब पढ़ा जा रहा है? पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया और ये अधिवेशन आपका चलता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। आपको याद रखना है 9 नवंबर 1948 तक ये अधिवेशन चल रहा है। तो कब प्रस्तुत किया गया? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चलता है और इसी दिन पहली बार संविधान को पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि इसमें 7663 प्रक्रियाविद के लिए आपत्ति दर्ज की गई, जिसमें से 2473, आपको याद रखना है 2473 का निवारण किया गया। तो इतनी ज्यादा इसमें आपत्तियां आई, इसमें निवारण कितना किया जा रहा है? 2473 का निवारण किया गया। अब आगे बात करते हैं, इसका द्वितीय वाचन जो होता है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 1948 से, और कब तक चलेगा? 17 नवंबर 1949 तक चलता है। याद रखना, जो द्वितीय वाचन है, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चल रहा है, और दूसरा वाचन कब से चल रहा है? तो आपका 15 अक्टूबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चल रहा है। कहा जाता है ये अधिवेशन जो है, जो 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक जितना समय लगा, 10वें अधिवेशन तक जितना समय लगा उतना केवल एक में लगा था। वो कौन सा था? द्वितीय वाचन था या द्वितीय अधिवेशन था, सबसे लंबा अधिवेशन था। इसके बाद क्या होता है? कहा जाता है कि जवाब आपके अंबेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज साइटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तुत करने के बाद इस पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद कहेंगे 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक आपका तृतीय वाचन होगा। संविधान के कितने वाचन हो रहे हैं? 3। आपको याद रखना है, पहला 4 नवंबर 1948 से 1949 तक, 4 नवंबर 1948 तक इस दिन पहली बार संविधान को पढ़ा जाता है। फिर दूसरा अधिवेशन 15 अक्टूबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक, ये 7वें और 10वें अधिवेशन के बीच लगने वाले समय के बराबर था। और अगला वाचन जो होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को होता है, और इस दिन 17 नवंबर 1949 को आपके बी आर अम्बेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्तुत किया जाता है और वाचन शुरू होता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। 3 वाचन हुए, 114 बैठकें होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 की बात करें, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को
संविधान सभा को अंगीकार कर लिया गया, संविधान को अंगीकार कर लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है कि संविधान को कब अंगीकार किया जा रहा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया। जब संविधान को अंगीकार कर लिया गया दोस्तों, तो इस दिन कहा जाता है इसे विधि दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में मनाया गया? विधि दिवस के रूप में मनाया गया, रूप में मनाया गया। तो अब हमारा संविधान कब लागू हो गया था, बन गया था? तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को ही बन गया। तो यहाँ 26 नवंबर 1949 को ही बन जाता है, लेकिन हमने जो अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 30 को मनाया था, उस डेट को यादगार बनाने के लिए, उस डेट को यादगार बनाने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को अपना पूर्णतः संविधान लागू करेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि यहां पर क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया जाएगा और 26 नवंबर को इस दिवस को विधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कहा जाता है कि अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती पर इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। किसके रूप में? संविधान दिवस के रूप में। किसके कहने पर? तो कहेंगे राजस्थान के एक विधिवेत्ता है, इनका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर इसे क्या बनाया गया? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहां तक बात क्लियर हो गई, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे, तो आप कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और लाइव आके वीडियो देखा करिए, ये आप ही के लिए वीडियो है। और जितने पॉइंट है आप नोट करते जाइए, आप इसको रिवीजन करिए, आप देखिए 6 महीने में आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो आगे बात करते हैं कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया गया, लक्ष्मीमल के कहने पर इसे क्या कर दिया गया? विधि आपके संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। अब आगे बात करते हैं कि ये संविधान है, यहाँ पर कहेंगे 389 सदस्यों में सदस्य संख्या जब मुस्लिम लीग ने यहाँ बहिष्कार किया तो 73 सीटें थी, तो 73 में सदस्य कितने आ रहे थे? कहेंगे 73 को जब घटाएंगे तो 316 निकलनी चाहिए थी, लेकिन संख्या 324 थी। अब यहाँ कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा था जब मुस्लिम लीग ने इसमें बहिष्कार कर दिया था? कहेंगे जब स्टार्टिंग में पहला अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तब 227 सीटें, आप बुक में पढ़ेंगे तो कहीं पे 211 दिया, लक्ष्मीकांत जो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सदस्य संख्या 324 निकल रही है, यहाँ पे आप कतई नहीं कहेंगे कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण यहाँ पर अन्य मुस्लिम सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। आपने नाम प्रारूप समिति में सुना होगा एम सादुल्ला, यूसुफ रूहानी, ये व्यक्ति कौन थे? ये मुस्लिम लीग से ही थे, ये पार्टी में कहेंगे संविधान सभा के सदस्य रहे। इसलिए सदस्य संख्या कितनी थी? 324। अब अंत तक आते आते इसे सदस्य संख्या 299 रह गई। कितनी रह गई? 299 सदस्य संख्या रह गई। ये 299 में कहेंगे जब 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को कहा जाता है कि संविधान में संविधान में 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए। आपको याद रखना है कितने सदस्य सिग्नेचर कर रहे हैं? 284 सदस्य इस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि 24 जनवरी 1950 को सदस्य कितने सिग्नेचर करते हैं? 284। अब ऐसा क्यों हुआ? 299 284 क्यों निकले? बहुत ऐसे सदस्य हैं जैसे यूसुफ रूहानी ने संविधान में सिग्नेचर करने से मना कर दिया, कहा कि मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता हूं, इसलिए संविधान कितने? 284। ऐसे कुल टोटल 11 कहेंगे अधिवेशन हुए, बैठकें 114 होती है, 3 वाचन होती है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जब ये बैठक हुई तो इसकी संख्या 11 + 1 12 कुल अधिवेशन हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, कितने अधिवेशन हो जाते हैं? 12। और इस दिन 24 जनवरी 1950 को इस पर सिग्नेचर किसने किए? पंडित नेहरू ने। और लास्ट में सिग्नेचर कौन करने आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि 284 सदस्यों में पहली बार सिग्नेचर कौन कर रहा है? तो पहले सदस्य कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंत में कौन सदस्य कर रहे हैं? तो अंत में सदस्य आपके कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद संविधान सिग्नेचर में जब साइन हो जाते हैं, सभी को बोलने का मौका दिया जाता है, सब अपनी अपनी बात करते हैं और सभी लोग यहाँ पे BR अम्बेडकर की योगदान को रेखांकित करते हैं। दोस्तों ये बात अच्छे से याद रखना है
कि बी आर अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित किया गया है और रेखांकित करते हुए कहा जाता है कि जब नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है, आप समझ सकते हो कि संविधान सभा में कितना योगदान है। तो कहा जाता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोलने का नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर हमसे कोई काम अच्छा हुआ है तो वो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाकर हमने किया। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, टिप्पणी याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर किया गया। दूसरी चीज बात करें कि यहाँ जो बी आर अम्बेडकर है इनको कहा जाता है कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जैसे एक प्लेन को उड़ाने के लिए एक स्किल्ड पायलट की जरूरत होती है, उसी प्रकार के संविधान बनाने में बी आर अम्बेडकर ने एक स्किल्ड पायलट की भूमिका निभाई है। के वी राव इनको यहां तक ये कहते हैं कि आपके बी आर अम्बेडकर संविधान के फादर एंड मदर टू, जनक एवं जननी की संज्ञा दी गई। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है, शिल्पकार बोला गया। ये आपको सारे पॉइंट आपको याद रखना। अब आगे बात करते हैं, जब संविधान सभा के जो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को आपकी संविधान को अंगीकार किया गया, तो इस दिन आपके कुछ अनुच्छेदों को अपना लिया गया। कहेंगे इस दिन 15 अनुच्छेद अपनाए गए। ये आपके पुलिस के कंटेंट से है, कंटेंट अगर कहें वैसे देखा जाए तो 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। कैसे? यहाँ पर अनुच्छेद कौन लागू होते हैं? निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद लागू किए गए। आपको याद रखना है कौन से संबंधी अनुच्छेद लागू किए जाते हैं? निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद आ रहा है। यहाँ पर देखें तो आपके चुनाव आयोग से संबंधित, कहेंगे नागरिकता संबंधित, किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। और किससे संबंधित आ रहा है? संसदीय प्रणाली से। ये अनुच्छेद यहाँ पर लागू किए जाते हैं। सारे